तो दो राज्यों में स्पष्ट जनादेश की तरफ, एक तरफ त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है साफ, 31 चाहिए, 31, 35 है। वहीं पर आप देखिए नागालैंड में एनडीपीपी के साथ उनका गठबंधन है और उस गठबंधन को 30 सीटें रुझान के मुताबिक अभी तक मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक और मिलने के बाद वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। वहीं अगर आप देखिए सबसे ऊपर मेघालय, तो सभी अलग अलग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 14 पर एनपीपी अगर आगे है तो वहीं 2 पर बीजेपी है। फासला बहुत ज्यादा है, बहुत पीछे अलग अलग, लेकिन पोस्ट रिजल्ट क्या होता है उस पर नजर रहेगी, क्योंकि बीजेपी मेघालय में आपने देखा था कैसे उन्होंने साथ में कॉनराड सांगमा के साथ मिलकर सरकार चलाई थी। हालांकि इस बार जबरदस्त जंग दोनों में छिड़ी हुई थी चुनाव को लेकर। तस्वीर ये साफ है अभी तक। ये देखिए एक बार फिर से नागालैंड में भी स्पष्ट जनादेश आता हुआ एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन को, यानी 2 राज्यों में स्पष्ट जनादेश के साथ एक तरफ बीजेपी अपने दम पर त्रिपुरा में अपने गठबंधन के साथियों के साथ 35 सीटों के साथ शुरुआती रुझानों के मुताबिक सरकार बनाती हुई, तो वहीं नागालैंड में भी एनडीपीपी के साथ उनका गठबंधन है। एनडीपीपी प्लस मतलब एनडीपीपी प्लस बीजेपी, और उनको भी 31 सीटें आती हुई, ये साफ संदेश है। क्या एक बार फिर से नागालैंड में नेफ्यू रियो के लीडरशिप में दोनों पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी? अभी तक का रुझान यही इशारा कर रहा है। वहीं अगर तस्वीर साफ होनी है तो बस मेघालय में होनी है, और हमारे एग्जिट पोल ने भी साफ बताया था कि त्रिशंकु विधानसभा के संकेत मेघालय में मिल रहे हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी सक्रिय हो सकती है। अनुमा जी आपके पास आते हुए सवाल है कि मुद्दे तमाम हैं, मुद्दों पर आपको कोई नहीं पीछे कह रहा है, मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस तरह से बीजेपी ताकत झोंकती है चुनाव के पहले, उसमें आप पीछे रह जाते हैं। गुजरात में भी हमें यही बताया गया कि हम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, राहुल गांधी के जाने न जाने से क्या होगा, वो सिर्फ 1 या 2 बार वहां पर रैली करने के लिए गए, सभाएं करने के लिए गए। ऐसा ही पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ, मेघालय में सिर्फ 1 बार गए। क्यों है, यही समझना चाह रहे हैं आपसे। और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि लोकतंत्र में जिस खरीद फरोख्त को बड़े प्यार से बीजेपी के प्रवक्ता मेहनत कह रहे हैं और आप उसे सिर्फ खेला कह के छोड़ दे रही हैं, उसका क्या राज है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि आप देखिए नागालैंड में असम पुलिस ने 2021 में 13 लोगों की जानें ली थी, और उसके बाद मेघालय में भी ऐसे 884 किलोमीटर की एक जगह है, 12 स्ट्रेच है जहां इस तरह की हिंसा है, जहां पर मेघालय जो देश के 5वें सबसे गरीब राज्यों में है और नॉर्थ ईस्ट का सबसे गरीब राज्य है, जहां की जनसंख्या 70% ईसाई है, और जहां पर आरएसएस की धर्म संस्कृति वाहिनी ने ये कॉल दिया कि अगर कोई ईसाई धर्म को अपनाएगा तो उसका शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चला जाएगा। इस तरह गौर हो रहे हैं, तो आपको भी सोचना है, ये केवल हमें नहीं सोचना, ये पत्रकारों को ठीक है। जब नेता चुनावी मैदान में जाकर वहां पर पूरा दमखम नहीं दिखाएंगे तो यकीनन मीडिया को ही सोचना होगा कि नेता क्यों नहीं जाते हैं, और इसी वजह से ये सवाल भी आपसे पूछा जा रहा है। अनुमा जी, अब चूंकि चुनावी नतीजों का दिन है, इस वजह से मुझे लगता है कि जनता ने जो फैसला किया है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि अभी रुझान है, देखिए फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं, इतनी जल्दी आप भी हार नहीं माने तो अच्छा होगा। लेकिन प्रचंड लहर, अगर त्रिपुरा की बात करें तो बीजेपी की प्रचंड लहर वहां पर देखने को मिल रही है। 60 में से 46 के रुझान सामने आए हैं। बीजेपी प्लस 37 सीटों पर 31 चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी ने 54 सीटों पर चुनाव लड़ा था अपने सहयोगी दल को, उसने 6 सीटों पर चुनाव लड़ाया, और त्रिपुरा में आप देखेंगे बीजेपी की प्रचंड लहर इस वक्त दिखाई दे रही है। लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी, जिनका वोट प्रतिशत 2018 में 50% को क्रॉस कर गया था, वो इस बार देखिए लेफ्ट पार्टियों ने 16 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी को 0 मिली थी, लेकिन लेफ्ट प्लस 4 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। जबकि तीपरा मोथा एक नई नवेली पार्टी है, कांग्रेस के ही एक नेता ने अलग होकर तीपरा मोथा बनाई, और आप देख रहे हैं तीपरा मोथा 5 सीटों पर अपनी बढ़त किस तरह से कायम रखे हुए है। राजीव जेटली जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर पहले मैं त्रिपुरा की बात करूं, 37 सीटें अगर 46 में से रुझानों में बीजेपी के पक्ष में है, तो यकीनन त्रिपुरा में इसको बीजेपी की लहर कहा जाएगा। वो 2 बड़े फैक्टर रुझानों के हिसाब से अगर मैं जानना चाहूंगी जिसने त्रिपुरा में बीजेपी के पक्ष में काम किए, लेकिन अभी भी अनुमा जी हार मानने को तैयार नहीं है, उनकी बातों पर भी गौर करें।
देखिए, मैं कहता हूं कि ईमानदारी से अगर ये चुनाव लड़ लेते ना तो शायद इनका केरल में के अंदर भी अस्तित्व बचा रहता और त्रिपुरा के अंदर भी कम से कम पार्टी के तौर पर अस्तित्व बचा रहता। लेकिन जिस तरीके का गठबंधन इन्होंने किया तो लोगों को भी समझ में आ गया, ये सत्ता के भूखे हैं ये लोग, इनको कोई राज नहीं करना, इनको कोई राजनीति नहीं करनी, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है और इनकी किसी भी तरीके के ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सत्ता के लिए। और ये काम राहुल गांधी जी ने, आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट में जाकर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की भी कोशिश करी। उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया वहां पर जाकर कि आपके धर्म के ऊपर यहाँ पर अटैक हो सकता है। वहां की जनता जहां पर भेद खत्म कर रही है, वह राहुल गांधी जी भड़का रहे थे जाकर के। और यही बात अभी आपने देखा, अनुपमा जी ने भी बोल दी। कांग्रेस की प्रवक्ता भी उन बातों के ऊपर मोहर लगा रही है कि राहुल गांधी जी जो भड़का रहे थे वैसा ही माहौल वहां पर है। हमने तो शुरुआत ठीक है, राहुल गांधी का भड़काना छोड़िए, जेटली साहब, राहुल गांधी का भड़काना क्या किया नहीं किया उस पर उनसे मैं सवाल कर लूंगी। आप ये बताइए क्या काम आया? 5 रुपए में भोजन देना, फ्री स्कूटी का कॉलेज जाने वाली बच्चियों के लिए ऐलान करना, या फिर आप लोगों ने जो बहुत सारे अन्य वादे, 2 LPG सिलेंडर मुफ्त देना, क्योंकि आप लोग भी अब ऐसे ही बातों का सहारा ले रहे हैं चुनावों में, या मुख्यमंत्री बदल देना। हाँ, 1 साल पहले मुख्यमंत्री बदलना। देखिए, आपने देखा होगा कि केवल ये एक स्कूटी से या एक आश्वासन से सरकारें बनती होती तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के पर्चे बढ़ा लेती, उसके अंदर पेपर ज्यादा से ज्यादा अपने वायदे डाल देती और वो अपनी सत्ता कायम कर लेती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत की है, विकास का टेस्ट दिया है, एहसास करवाया है कि तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितनी भारत की बाकी की जनता है, उतने ही अधिकार आपके पास होने चाहिए जितनी देश की जनता के पास है।